रुबीना शकील मेरा नाम है। आज से 22 साल नर्सरी से ही। और आप? मैं भी शुरू से नर्सरी। अच्छा, नर्सरी से आ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस विद मनीज़े मोइन। और पाकिस्तान की मैं बात करती हूँ, पाकिस्तान की तरक्की की बात करती हूँ, तो आप ये भी जान लें कि तरक्की जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एजुकेशन के साथ। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का 6 करोड़ 1% में आपको बता रही हूँ, 6 करोड़ आबादी का हिस्सा जो है वो अभी तक तालीमी इदारों का रुख नहीं कर रहा। हम जो गोल्स हैं, SDG के गोल्स हैं, उसमें पॉवर्टी के एलिमेंट को अभी तक एड्रेस नहीं कर पा रहे, चाइल्ड लेबर के एलिमेंट को अभी तक एड्रेस नहीं कर पा रहे। और अगर इनको एड्रेस कर लेते हैं तो पाकिस्तान का शुमार उन तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में हो सकता है जो आने वाले वक्तों में एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और पाकिस्तान उसमें कहीं नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 6 करोड़ बच्चा या 6 करोड़ नौजवान जो है वो तालीमी इदारों का रुख नहीं कर रहा। और ऐसे में हमारी हुकूमत की तरफ से बहुत काम किया जा रहा है, पढ़ा लिखा पंजाब और सुथरा पंजाब भी, क्योंकि ये आगे वाली मेरी गुफ्तगू से रिलेटेड है, इसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। फिर उससे पहले परवेज़ इलाही ने इस पर काम किया। कुछ सेलिब्रिटीज़ जिनमें के अबरारुल हक हैं और शहजाद रॉय हैं, इनकी तरफ से कलीदी किरदार अदा किया जाता रहा कि पाकिस्तानी नस्ल को किस तरह से एजुकेट किया जाए। मगर अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उस एक होनहार खातून से जिनका नाम रुबीना शकील है, और वो किस तरह से तालीमी इदारे रन कर रही हैं, वो किस तरह से गरीब बच्चों को एजुकेट करने में अपना रोल प्ले कर रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ख़ास बात यह है कि जो कूड़ा हम अपने घरों से निकाल बाहर फेंकते हैं, वो कूड़ा जो हमें हर जगह दिखाई देता है, खा वो कराची हो, वो लाहौर हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, हर जगह कूड़े के ढेर अलग से लगे हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें उठाने के लिए कोई मौजूद नहीं है। मैंने जाकर सड़कों पर देखा है, अंबार लगे हुए हैं, ताफुन फैला हुआ है। उसको किस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है और उससे रेवेन्यू जनरेट करके इन गरीब बच्चों की तालीम पर लगाया जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि हुकूमत में बैठे हुए लोग इस बात को ज़रूर सुने और देखें और इस फॉर्मेट को अप्लाई करने की कोशिश करें। मैं विदाउट एनी डिले आपकी मुलाकात करवाती हूँ मिस रुबीना शकील से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रुबीना शकील मेरा नाम है। आज से 22 साल पहले एक घर के पोर्च से इस मुहिम का आगाज़ हुआ और इस मुहिम का जो टाइटल है आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये किया गया। नाम देने से पहले मैंने सिर्फ चंद बच्चे इकट्ठे किए जो कि हमारे खिदमत गुजार लोगों के बच्चे थे, और मुझसे सवाल किया गया कि ये तुम क्यों कर रही हो, इन बच्चों को क्यों पढ़ा रही हो। किसने पूछा? इर्द गिर्द के लोगों ने मुझसे पूछा कि ये क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो इन मज़दूर बच्चों को पढ़ा के। तो मेरा एक ही सवाल था कि इनको भी वैसी ही आबरूमंदाना ज़िंदगी मिले जैसे हम सबको मिली हुई है। और आबरूमंदाना ज़िंदगी के लिए बहुत सोचा कि अच्छे कपड़े हों, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी कोठी हो, अच्छा खाना पीना हो तो शायद आबरूमंदाना ज़िंदगी मिले। लेकिन तजर्बे से पता चला कि ऐसा नहीं है, इनको आबरू सिर्फ तालीम ही दिला सकती है। तो फिर इसीलिए मैंने फोकस तालीम को किया। और मैं तालीम को बिज़नेस नहीं बनाना चाह रही थी, तो मैंने गरीब लोगों को जो है ना टारगेट किया कि जो पैसे ना होने की वजह से अपने बच्चे पढ़ाने नहीं भेजते थे, ख़ासकर हमारे मेड सर्वेंट्स और स्ट्रीट चिल्ड्रंस और जो हर्ट्स में झुग्गियों में बच्चे रहते हैं। ये मेरी 3 डोमेन है जहाँ से काम शुरू किया। कहानी बहुत लंबी है, कोशिश करूँगी कि मुख्तसर हो। मेरी शदीद ख्वाहिश ये थी कि अगर मुझे पढ़ लिखने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी मुयस्सर हुई। मैंने बहुत बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया
और तनहा खड़ी थी, तो क्या चीज़ मेरी ताकत बनी, कौन से रिश्ता मेरी ताकत बना। तो पता चला कि मुश्किल के वक़्त जैसे बड़ों से सुना दीवारें और साया साथ छोड़ता है, ऐसे ही हुआ। लेकिन एक वाहिद चीज़ थी जिसने मुझे ताकत ये ख्वाब भी देखने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारी चीज़ें मिलने लगी तो मुझे पता चला कि मैं तो सोची थी अपने बच्चों की चीज़ें यूज़ कर लूँगी, ज़कात खैरात कर लूँगी, लेकिन वो नाकाफ़ी था, क्योंकि ज़कात और खैरात तो दो लोग देते हैं, लेकिन उस पर पाबंद नहीं रह सकते उसी तरह। ये कारवां चलता गया। 2003 1 जनवरी को मैंने शुरू किया। 5 साल बाद जब मेरे बच्चे 5वीं जमात पढ़ चुके, वो बच्चे जो 5 थे पहले दिन, वो फिर होते होते 150-200 पे मैं गए। उन्हीं 35 बच्चों की तरफ फिलहाल रहना चाहूँगी। मुझे बताएं, जब उन बच्चों ने खाना मांगना शुरू किया, क्योंकि अब वो आप जिस कैटेगरी की बात करिए या क्लास की बात करिए, वहाँ पर 3 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती। 3 बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, ऐसे ही है। यहाँ 3 तक भी कि नहीं, 2 वक्त की भी नहीं पूरी हो कपड़े रही भी थी। उनको मुयस्सर नहीं होते। मैं आपको अपना जो पहला तजर्बा बता रही हूँ कि मुझे मालूम नहीं था कि ये बच्चे बेहोश हो जाएंगे भूख की वजह से। खाना शुरू इस तरह हुआ, खाना देने की हिस्ट्री ये है कि मैंने उन्हें बताया कि जब स्कूल शुरू होता है तो हम असम्बली करते हैं, हम लप्पे आती पढ़ते हैं। क्योंकि मैं ही टीचर थी, मैं ही मेड थी, सब कुछ, तो मैंने उनके सामने लप्पे आती शुरू की। अभी मैं पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि एक बच्चा पीछे की तरफ गिरा है। वो ख़त्म करने के बाद मैंने पता किया तो पता चला कि सुबह का नाश्ता नहीं किया। अच्छा जी, नाश्ता दिया है तो पता चला रात से भूखा था, सुबह स्कूल ऐसे ही आ गया। तो वो 2 वक्त के मील जो था वो स्किप हुआ। शुरू में तो मैंने उस बच्चे को दिया तो महसूस किया सारे बच्चे भूखे हैं, फिर सारे बच्चों को देना शुरू किया। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे पास दाखिले की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मतलब 35 से वो 3500 तक जाने की हो गई है। उसकी मेन चीज़ जो थी वो खाना थी, और 100% मेरे पास अटेंडेंस आ रही थी। तो मैं बड़ी परेशान थी कि मैं ये खाना कैसे लेकर चलूँगी। लेकिन मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर मुझे ये बच्चे पढ़ाने हैं तो मुझे खाना देना होगा, अगर बच्चे पढ़ाने हैं तो इनको डॉक्टर को दिखाना होगा, अगर बच्चों की हाज़िरी रखनी है तो इनको जो मॉरली सपोर्ट देना ही देनी है। तो इस तरीके से हमने वो दिन से लेके आज तक, क्योंकि बच्चा ही वही टारगेट है मेरे पास कि जिसके घर में 2 वक्त का खाना, 3 तो बहुत दूर की बात है, 2 वक्त का खाना पूरा नहीं होता। और माँ बाप जो हैं वो बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं भेजते कि वो ये अखराजात, दाखिला फ़ीस और माहाना फ़ीस और कॉपी पेंसिल नहीं कर सकते। आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ये थीम है, 2 चीज़ों से कनेक्ट कर दे, एक अल्लाह से इनको कनेक्शन हो जाए और एक लोगों से हो जाए। और ये पहली बुनियाद तो इनके लोग, इनके माँ बाप और बहन भाई थे, जो मैं देखती थी कि एक मुलाजिम का बच्चा उनसे इतना कनेक्टेड नहीं होता जितना हमारे बच्चे होते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे पर सर्व कर रहे होते हैं, हम अपने बच्चे पर एक्सपेंस कर रहे होते हैं, तो हमारे बच्चे हमें रिवर्स करते हैं। इन पे ना होता है ना ये रिवर्स होते हैं। मिस रुबीना, मैं आपके साथ जो स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट में है उनसे बात करना चाहूँगी पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकद्दस नदीम है। अच्छा मुकद्दस, मुझे बताएं कब से पढ़ रही हैं आप? मैं इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ी, अब 10th क्लास में होगी। यानी 10 साल हो गए आपको मिस रुबीना के साथ, ऐसे ही है? तो आप इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? मैम कहते हैं हम। मैम कहते हो। तो मुझे बताओ कि आपके घर में और कौन कौन है? हम 4 बहन भाई हैं और मेरे मामा और पापा हैं, और 3 हम बहनें इधर ही पढ़ती हैं और एक भाई नहीं पढ़ता। वो भाई काम क्यों पे नहीं जाता पढ़ रहा? है। वो पहले आता था, फिर वो कहता है मैंने नहीं अब पढ़ना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि तीनों बहनें कौन कौन सी क्लासेस में हैं? मेरी एक 7 बहन मेरी 10th क्लास में पढ़ती है और एक 5 में पढ़ती है।
अच्छा, और अम्मी अबू क्या करते हैं? मेरी मम्मा घर में रहती हैं और पापा बाहर मुलाजिम हैं। पापा बाहर काम करते हैं। तो ये बच्ची आपके पास किस तरह से आई? हम लोग असल में जिस इलाके में काम करते हैं वहाँ तमाम एरिया मज़दूर या वर्क जो फैक्ट्रीज़ में लेबर कर रहे होते हैं, तो हमारे डोर टू डोर कैंपेन चलती है कि अगर आपका बच्चा है और नहीं पढ़ रहा है तो उसे हमारा फ्री स्कूल है। तो इसी कैंपेन के ज़रिए हम बच्चों को अपने तक लेकर आते हैं और फिर यही कोशिश हो रही होती है कि इनको ये सारी जो इंटरेस्ट दे के तो इनको स्कूलिंग मैट्रिक तक हम ले आएँ, क्योंकि ये पूरा लंबा सफ़र जो है माँ बाप कई दफ़ा कोशिश करते हैं कि बच्चे घर बैठें और कुछ और काम करें और उनका अर्निंग का हिस्सा बने। आपने अपना नाम मुकद्दस बताया। मुकद्दस, मुझे बताओ आपने बड़े होकर क्या बनना है? मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। अब्बू क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं जो आपने बनना है वही बनना है। लेकिन मिस रुबीना, डॉक्टर बनने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है। आप मुझे बताएं कि आपने तो एस्टिमेट किया होगा आपके पास जो बच्चे हैं वो टीचर भी बनना चाहते हैं, पायलट भी बनना चाहते हैं, ऑफिसर्स भी बनना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि ख्वाब देखना शुरू किया तो पता चला कि मुझे सिर्फ मैट्रिक तक नहीं कराना। फिर मैट्रिक के बाद हम ग्रेड 12 तक चले गए। अब हमारे साथ कॉलेज भी है आबरू का, तो क्योंकि जब ये FSC कर लेते हैं या FA कर लेते हैं तो फिर किसी डिसिप्लिन में जा सकते हैं। तो इसी दौरान मैंने आप बताती चलूँ कि इस मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं। जब पता चल जाता है कि वाक़तन बच्चा पढ़ रहा है और डिज़र्व करता है तो फिर हम इनके लिए स्पॉन्सर्स तलाश करते हैं। अगर इनके नंबर अच्छे हैं तो कॉलेजेस तो वैसे ही ले लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से ऐसे एक कॉलेजेस बच्चे हैं। का कितना एक्सपेंस है? जो हमारे स्कूल का डे स्कॉलर है उसका पर मंथ 1500 रुपये हम महाना। तो अगर कोई भी किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी लेना लेता चाहे है, तो वो 1500 तो महाना हम डोनेट कर सकता है। और अगर यतीम बच्चा, क्योंकि हाल ही में 2 साल पहले मैंने एक यतीम खाना बनाया है, 200 बच्चों पे वो डिपेंड करता है, बेड्स उसके साथ है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे यतीम बच्चों को केटर करना होगा। हुआ ये कि मुझे इसी तरह एक प्रोग्राम में मैं गई, बच्चा मेरे साथ था। वापसी पे पता चला कि वालिद की भी डेथ हो गई है, वालदा ने कहीं शादी कर ली है, तो उसके घर चेंज होते जा रहे हैं, कभी दादा कभी खाला कभी मामू। तो मैंने कहा यार ये क्यों इतने घर चेंज कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैडम मैं जहाँ जाता हूँ ना हालात ठीक नहीं होते तो फिर मुझे आगे भेज देते हैं। फिर मुझे समझ आई कि जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है वहाँ सारों के हालात ऐसे ही हैं। तो मैंने कहा बस अब मज़ीद आगे ना जाना, क्योंकि जहाँ जाओगे हालात ख़राब हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने एक यतीम खाना बनाया पीस होम के नाम से। तो अगर हमारे कोई यतीम बच्चे को स्पॉन्सर करता है तो वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ होती है, जिसमें उसके तीनों टाइम का खाना। इनकी ट्रेनिंग के बारे में बताएं। मतलब जिनका ख्याल रखने के लिए उनके वालिदैन नहीं है, तरबियत के लिए, वहाँ यतीम खाने में इनकी तरबियत कैसे होती है? जी, मैं जो भी हमारे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं या उनकी वार्डन है, जो भी इंचार्ज है, उसकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है और बहुत छान के उसको रखा जाता है कि आया इसके अंदर कौन सा जज्बा है जो ज़्यादा हावी है, या इसकी ज़रूरत या इसकी मोहब्बत या इसकी उम्र। तो जो अपने घर से फारिग हैं और बच्चों वाली हैं और उनके बच्चों को उन्होंने बड़ा अच्छा संभाला हुआ है, हम उसी खातून को जॉब दे रहे होते हैं। अच्छा, आपके कितने इंस्टीट्यूट्स अभी रन कर रहे हैं और उसमें कितने बच्चे मौजूद हमारे हैं? 11 सेंटर्स हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। 3 लाहौर से बाहर हैं और कुछ झुग्गियाँ हैं। झुग्गियों से मुराद ये कि जहाँ 35 से ज़्यादा झुग्गी लगी होती है उसको हम एक क्लस्टर कहते हैं। तो झुग्गियों में भी हम डायरेक्ट जाते हैं जहाँ प्राइमरी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। तो 10 तो क्लस्टर्स हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में और 11 बिल्डिंग स्कूल्स हैं और अभी पाइपलाइन में 3 स्कूल्स और हैं। लोग हमें डोनेट कर रहे हैं कि भाई आप हमारी जगह लें, आप पढ़ाएं बच्चों को। तो हम अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग, पहले मैं समझती थी बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ टीचर्स का ख़र्चा, दूसरी एक्सपेंडिचर्स भी शामिल होते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि मैं लोगों से ये कहती हूँ कि अपने घरों में जो सूखा कूड़ा है उसको अगर आप जमा करें और हमें आवाज़ लगाएं कि जी आके कूड़ा ले जाओ, तो हम हाजिर हैं। अगर कूड़े की बेस बढ़ती है तो फिर हमारे जो है ना फंड्स बढ़ते हैं। स्पॉन्सरशिप भी अभी कम है, ज़कात खैरात से भी आपको उस तरह भला नहीं होता, लेकिन ये भला हो सकता है अगर सब लोग मिलकर अपने घरों में रोज़ाना की बुनियाद पर पैदा होने वाला सूखा कूड़ा हमें दें तो हम कई हज़ार बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। अच्छा मिस रुबीना, स्कूल्स ये घरों से कूड़ा इकट्ठा करना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ कोई मामला तय आ जाएं या उनसे मुलाकात करके डील की जाए कि आप हमें कूड़ा दे दें और हमने
इस नेक कॉज के लिए उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि उन्होंने भी रिसाइकिल करना है और आपने एजुकेशन पर उसको मनीषा, spend वो करना है। आपको अभी शायद पता नहीं है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट वाले लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ ये कंपेन तो वो कर सकते हैं कि डोर टू डोर जाके कहें कि सूखे कूड़े को ज़ाया ना करें, लेकिन वो अपना कूड़ा जो सेलेबल कूड़ा है वो मुझे बेचें, ये मुमकिनात में से नहीं है। अच्छा, कूड़ा भी अपना और आपका, मेरा और तुम्हारा होगा? जी, वो कूड़ा उनका होगा, क्योंकि उनका सारा जो वर्कर्स हैं वो उठाते हैं तो उनको सेग्रीगेट करते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो उनको सेल करते हैं। इसलिए वो मेरा कूड़ा नहीं हो सकता। मेरा कूड़ा वही होता है जो मैं जाके लोगों को समझाती हूँ, उन्हें समझ आता है, और वो उसको डायरेक्टली रोड पे नहीं फेंकते या डस्टबिन में नहीं फेंकते, वो दे जस्ट कीप इन द बैग। अभी कौन कौन से एरिया से आप मैं वो कूड़ा लाहौर के इकट्ठा हर कर रही एरिया हैं? से कूड़ा इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी इस वक्त 7 गाड़ियाँ हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में जाती हैं, और एक एरिया की बारी पूरे एक वीक के बाद आती है। अगर मॉडल टाउन जा रहे हैं फ्राइडे को, तो नेक्स्ट फ्राइडे को ही मॉडल टाउन दोबारा जाएंगे। तो ख़वातीन को पता होता है कि जी फ्राइडे को आबरू स्कूल के जो वर्कर्स आएंगे, तो वो अपना सूखा कूड़ा उसमें डेली बेसिस पे जमा करती रहती हैं। बल्कि वहाँ तो अब मतलब मैंने सुना है कि माएँ कहती हैं जी आबरू वाले कूड़े में डालो इस वेस्ट को ना, या मैडम रुबीना वाले कूड़े में डालो, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि मेरा कूड़ा या तुम्हारा कूड़ा, तो वो आबरू का कूड़ा होता है, तो वो अलग जमा हो रहा होता है। सिर्फ परेशानी जो हमें ये ना कि हम अभी उस काबिल नहीं हुए कि हम लोगों तक ये पैगाम दें कि भाई घरों में जो सूखा कूड़ा है वो आपकी मुलाजमा लेके जाती है, लेकिन 10, 20, 15 रुपए जब इसमें बेचती है तो उसका भला नहीं होता। अगर ये कूड़ा एक जगह जमा हो जाए और फिर इसको बेचा जाए, तो फिर एक अच्छी आउटपुट निकलती है। आप एक पढ़ाई पे उसको सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा मिस रुबीना, मुझे ये बताएं कि कूड़ा लोगों को नहीं पता होता अमूमन कि किस कूड़े की आप बात कर रही हैं, प्लास्टिक कर रही हैं, पेपर कर रही हैं, दीगर जो भी कूड़े के आइटम्स होते हैं, उसमें आप किस चीज़ की बात कर रही हैं और आप कौन सा यूटिलाइज करती हैं? बहुत सिंपल है। सुबह होती है, आप डबल रोटी का बैग शॉपर खोलते हैं, आप उस शॉपर को ज़ाया ना जाने दें। दूध का डब्बा करते हैं, टेट्रा पैक है, वो ज़ाया ना होने दें। आपको घर में बच्चों ने रात पिज़्ज़ा मंगाया, उसका डब्बा मिलेगा, आप वो ज़ाया होने ना दें। काम वाली से क्या माचिस की तीली उठा के फेंकती हो, वो तीली को एक जगह जमा करती जाए। आप कहते हो कि जिन पानी पिया, डिस्पोजेबल गिलास है या बॉटल है, वो ज़ाया ना होने दें। मतलब ये तो डेली आपने दवाई का डब्बा खोला है, आप उसे ज़ाया ना दें। अगर आपके बॉटल शैम्पू की ख़त्म हो गई है, टूथब्रश ख़राब हो गया है, टूथपेस्ट खाली हो गई है, वही कूड़ा जो डेली आप डस्टबिन में डाल रहे हैं, साबुन आपने निकाला, साबुन का रैपर ना जाने दें, टिश्यू का डब्बा ना जाने दें, ये सारा सूखा कूड़ा और है। ये सारा कूड़ा जमा करने के बाद वो आपसे कैसे रब्ता करें? मेरा नंबर हमारी वेबसाइट आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे भी पड़ा है। अगर आप लोग पसंद करें तो बताएं, हमारा please। नंबर 0300 4280 ठीक है, इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी गाड़ी जी, एक हफ्ते के बाद हम आकर आपको कूड़ा इकट्ठा एनरोल कर करेगी। लेंगे अपने अंदर, और हम बता देंगे कि अगर आप मॉडल टाउन में आ रहे हैं, हम तो फ्राइडे को आएंगे, डिफेंस में हैं तो हम मंडे को आएंगे। इस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ को हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपका इनिशिएटिव थोड़ा सा मरियम नवाज के इनिशिएटिव से मिलता है जो कि सुथरा पंजाब है, तो आपने उनसे रब्ता किया, उन्हें बताया कि आपका कॉस्ट सिमिलर है, मगर आप क्योंकि एजुकेशन पर उसे यूटिलाइज करी हैं तो वो भी इसमें कुछ नहीं, अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा थोड़ी सी मुझे अगर कंसीडर करें, हमें तवज्जो दें, तो जो कैंपेन है लोगों को अवेयरनेस देने में, मैं इतना ख़र्चा नहीं कर सकती कि होर्डिंग्स लगाऊँ या टीवी पे जाऊँ या किसी सेलिब्रिटी को बुलाऊँ। अगर ये पैगाम पहुँचा दिया जाए ख़वातीन तक किसी ज़रिए से, हमें मौका दिया जाए और हमें कुछ चंद गाड़ियाँ छोटी मिल जाएं, तो मैं ये यकीन दिला सकती हूँ ये 11 नहीं, ये 11,000 स्कूल हो सकते हैं। और अगर आप स्कूलों में आके देखें तो कहीं से कोई गुर्बत, कोई उसरत, कोई फुकरत की झलक आपको मेरे स्कूलों से नहीं दिखाई ख़वातीन की देगी। गेम्स, ख़वातीन की एजुकेशन, ख़वातीन की प्राइवेसी, ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए वो बहुत काम करती हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप ये बात उन्हें एड्रेस करें कि आपके पास कितनी ख़वातीन एनरोल्ड हैं? मेरे पास इस वक्त तो जो मेरे साथ डायरेक्ट काम कर रही हैं वो तकरीबन 2,000 से ज़ायद ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जिनसे मेरा ताल्लुक़ है वो तकरीबन 8,000 ख़वातीन हैं, तो ये 8 लाख भी तो हो सकती हैं। स्टूडेंट्स कितनी हैं? फिल वक्त तो हमारे 7,000 स्टूडेंट्स एनरोल हैं, और उनमें बच्चियाँ कितनी हैं? बच्चियाँ हमारी जो 70% बच्चियाँ हैं, बॉयज़ कम हैं, और कई हज़ार पढ़ के जा चुके हैं जैसे कि आपको बताया है। तो इस पे बहुत काम हो सकता है,
और ये कूड़ा जो गली में जाता है, अगर पत्ती का डब्बा गली में चला जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो ग्रेड 2 का कूड़ा बन जाता है। फिर वो बारिश में भीगे तो ग्रेड 3 बन जाता है। तो हम अगर घरों में उसे रोक दें, तो कूड़े के ग्रेड्स हैं जी, और इन ग्रेड्स के हिसाब से पैसे हैं। पैसे मिलते हैं। बॉटल है, अगर आपकी डायरेक्ट बॉटल है तो हम LCI को देते हैं, हमें उसका रेट और मिलेगा। अगर हम सड़क से उठा के बोतल देते हैं, क्योंकि उससे फिर उनकी प्रोडक्ट नहीं बन पाती ना उस लेवल की। तो अगर ये कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में मेरे मुल्क में कोई बच्चा सही। एजुकेशन के बगैर नहीं रह सकता। आपने अपना नाम मुकद्दस बताया था ना, मुकद्दस मुझे बताओ कि स्कूल में क्या क्या करते हो, हम पढ़ते हैं, खेलते भी हैं। क्या क्या पढ़ते हो? सब्जेक्ट हैं हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मुतालिया पाकिस्तान और इंग्लिश भी है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? बायो। बायो अच्छा लगता है। और डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियसली बायो अच्छा लगेगा। तो फिर 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अभी तक? अभी होने हैं ये कुछ पेपर हो जाएंगे ना एनुअल, उसके बाद हमारे एक्सपेरिमेंट ही हैं। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं? मैंडेला वो क्या है, पता है? मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रही। पी प्लांट के बारे में हमें पढ़ना होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में वो वाले कह रही थी, वो जो डॉक्टर्स वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैंडल का भी ऑपरेशन जो करते हैं। हाँ, करना है अभी, एक्साइटमेंट है बहुत। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके कजन्स भी होंगे, आप उनसे भी मिलते मिलाते होगे, उनके घर भी जाते होगे, क्या वो सब भी पढ़ रहे हैं? कुछ पढ़े और कुछ नहीं पढ़ते हैं वो। जो नहीं पढ़ते उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने की। तो उन्हें क्या कहते हो, या वो आपको क्या कहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं? मैं तो उनको कहती आप भी पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने से ही सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता बाकी। अच्छा, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, इंटरव्यू इंग्लिश में कर लो? नहीं, चलो कोई बात नहीं। ज़बान है ना वो ज़्यादा आती है। हाँ, ये इसने ना टेक्निकल जवाब दिया पढ़े लिखे बच्चों वाला, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम एज दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। और आपको भी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर और निसा महमूद। हैदर और निसा नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम हैदर और निसा से जानना चाहेंगे। हैदर और निसा, आपको पता होगा कि किस तरह आपकी
हमें अगर वो ये कमी तो LWMC को भी है। नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना हमारा मोटो और तरह के है। अगर मैं 7 गाड़ियों से पूरा लाहौर में हर जगह को किट कर रही हूँ तो थोड़ा सा हो जाए तो वो भी, और अवेयरनेस का प्रोग्राम्स अगर करवा दें, जगह जगह लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि सूखा कूड़ा ना ज़ाया होने दो, इसको सड़क से बचा लो, कई मसाइल से हल हो जाएंगे। आपके गटर बंद होना बंद हो जाएंगे, आपकी नालियाँ बंद होना बंद हो जाएंगी। ठीक है मिस रुबीना, आपका पैगाम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक और बात, यहाँ जहाँ मैंने तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की है, तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बड़ी बिन्स होती हैं जिसमें सेग्रीगेट किया गया होता है। यहाँ आपने प्लास्टिक वेस्ट डालना है, यहाँ आपने लिक्विड वेस्ट डालना है, यहाँ आपने पेपर आइटम डिस्पोज करने हैं। तो ये सब हम यहाँ पर भी कर सकते हैं अगर हम ऐसा करना चाहे। काम भी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि काबिल तहसीन है कि बिन्स लगाई गई हैं जो कि हमें पहले नज़र भी नहीं आती थी। कूड़ा लगा रहता था, कैनाल रोड पर भी पड़ा होता था, सोसाइटीज़ में भी हम देखते थे, पार्क्स में भी नज़र आता था, मगर अब वहाँ पर हमें बिन्स नज़र आती हैं। लेकिन अगर वो जो एक जॉइंट बिन की जगह सेग्रीगेशन वाली बिन्स हों तो फिर इस इशू को भी एड्रेस किया जा सकता है, उस कैटेगरी वाइज वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सकता है और उससे भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। हमारे ब्लॉकेजेस जो कैनाल्स में होते हैं उनको रोका जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है अगर एक कलेक्टिव एफर्ट की जाए हमारी तरफ से भी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी। और क्योंकि मिस रुबीना का कॉज ये है कि वो इसे यूटिलाइज करती हैं एक नेक पर्पस के लिए, एजुकेशन बच्चों को फराहम कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनके इस नेक कॉज में हम सब भी जितना कंट्रीब्यूट कर सकें। और अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, बच्चों के साथ सेपरेटली गुफ्तगू करूँगी इन अनदर इंटरव्यू। सो गुड बाय।